नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज। निवेशकों को आमंत्रित करने लंदन जाएंगे सीएम धामी। 25 से 28 सितंबर तक होगा पहला रोड शो। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट के लिए हुई बैठक। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया प्रचंड बहुमत से जीतने का मंत्र। देश भर के साथ उत्तराखंड में भी आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ। पात्र लोगों के बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। 100% लक्ष्य पूरा होने पर घोषित होंगे आयुष्मान ग्राम। और प्रदेश भर में डेंगू के सामने सिस्टम ने किया सरेंडर। सबसे बड़े 2 अस्पताल के हाल बदतर। जब बिगड़े डेंगू से हालात तब जागा प्रशासन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे पर जाएंगे। सीएम धामी के लंदन दौरे के दौरान उनके साथ मुख्य सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडे, डीजी इंडस्ट्री रोहित मीणा, साथ ही डीजी सूचना बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहेंगे। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होना है। उसके बाद दुबई और अबू धाबी में भी 16 से 20 अक्टूबर तक रोड शो किया जाएगा। आपको बता दें कि धामी सरकार ने राज्य में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। धामी सरकार इन्वेस्टर समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पर फोकस कर रही है। अभी कर्टन रेजर का कार्यक्रम है, उसके क्रमशः जो कार्यक्रम लगे हुए हैं उन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। लोगों का बहुत उत्साह और लोगों का आकर्षण उत्तराखंड की ओर बढ़ा है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जहां ये इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक उपलब्धि होगी, हमारे लिए एक अवसर भी है, वहीं रोजगार की दिशा में भी हमारे यहाँ के लिए एक बड़ा काम होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतत विकास लक्ष्य के तहत राज्य में बेहतर काम करने वाले उद्यमियों को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि नियोजन विभाग द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 12 संस्थाओं और 5 लोगों को सम्मान किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सतत विकास के तहत 17 लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, जिन्हें साल 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीति आयोग हर साल राज्यों की सतत विकास की रैंकिंग तय करती है। इस रैंकिंग में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इस दौरान सीएम धामी ने राज्य में 16 सितंबर से 23 सितंबर तक सतत विकास सप्ताह मनाने की भी घोषणा की है। प्रत्येक जनपदों में एएसटीजी की ट्रॉफी रनर अप और विनर अप दोनों जो है ये प्रारंभ की जाएगी, जिससे निश्चित रूप से सबके अंदर और प्रेरणा आए और तेजी से लोग काम करें और सबका प्रोत्साहन हो। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग सभी आगे आएं। वैसे हमारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्ति लगातार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना योगदान देते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के सभी लोग आगे आकर इस दिशा में अपना योगदान दें और हमारा राज्य अग्रणी स्थान प्राप्त करे। वैसे भी हम 21वें स्थान से आज 9वें स्थान पर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम तेजी से आगे बढ़े हैं। हमारा प्रयास है कि हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा अभी से अपने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को तैयार करने में जुट चुकी है। हल्द्वानी में भाजपा ने नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा की सीट पर बैठक की है। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया गया। साथ ही उन्होंने आगामी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि इस बार भी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीतने का मंत्र दिया गया है। वहीं सांसद अजय भट्ट ने भी कहा है कि भाजपा हर समय युद्ध की तरह तैयारी करने वाली पार्टी रहती है। आज नैनीताल लोकसभा की बैठक है। 2 चरणों में बैठकें हुई हैं। प्रथम चरण में हमने यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद से उनका बैठना हुआ। समाज के बीच में ऐसे विषय, जिन विषयों को आगामी दिनों में सरकार के माध्यम से उनका समाधान किया जा सकता है, क्षेत्र की समस्याएं हैं और अन्य राजनीतिक मुद्दे क्या क्या उस क्षेत्र में चल रहे हैं उनकी विधानसभा क्षेत्रों में, उस पर हमारी चर्चा हुई है। सेकंड चरण में हमारी सबसे छोटी इकाई है मंडल के महामंत्री उस ऊपर के कार्यक्रम से हम बैठने वाले हैं। हमारे आगामी दिनों के कार्यक्रम में बूथ सशक्तिकरण भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। लोकसभा स्तर के हमारे सम्मेलन हो रहे हैं कि जो हमारे मंडल हैं उनके अध्यक्ष, महामंत्री और जिले के पदाधिकारी
सिंहावलोकन करते हैं हम, पिछले क्या काम किए, आगे जो पार्टी हमको दायित्व देगी या कार्यक्रम आएंगे उनको कैसे पूरा करेंगे। वहीं काशीपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान करण महारा ने भाजपा पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। करण महारा ने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता कहते हैं कि राज्य में घूसखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन उन्हीं के सरकार के मुखिया कहते हैं कि मैं बचपन से मछली पकड़ना जानता हूं, शिकंजे में बड़ा मुंह खोलने वाली ही फंसती है। इसके साथ ही उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर भी करण महारा ने कहा कि मुद्दे हारे हैं। जहाँ पर को गुटबाजी इत्यादि की बात एक ही तरफ हम तो नहीं सुनते, किसी अखबार में मैंने आज नहीं सुना। त्रिवेंद्र रावत का इतना बड़ा प्रश्न आया कि मछली पकड़ने वाली बात तक कह गए नए वाले मुख्यमंत्री, किसी अखबार में नहीं। तो फिर आपको पता कैसे लगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये कह दिया? हम थे, नहीं हमारे लोग थे। नहीं आजकल सोशल मीडिया भी काम करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया है। देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अभियान के तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि जिस भी गाँव में 100% आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा, उसे आयुष्मान ग्राम घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है और इसी पखवाड़े के दौरान यह अभियान शुरू किया गया है। एक तो हर ग्राम सभा में और हर वार्ड में 100% लोगों के जो लोग आयुष्मान कार्ड के दायरे में आते हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। हर व्यक्ति की जांच की जाएगी, हर व्यक्ति की आभा ID बनाई जाएगी और जो ग्राम सभाएं जो है प्रत्येक व्यक्ति के ID बना देंगे या आयुष्मान कार्ड बना देंगे, उनको आयुष्मान गांव घोषित किया जाएगा। और इतना ही नहीं, प्रत्येक विधानसभा में 10 जो है ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जाएंगे। वहीं रुद्रपुर में भी जिलाधिकारी ने आयुष्मान भवा कार्यक्रम के तहत CMO, ACMO साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के साथ बैठक की। बैठक में 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लक्ष्य पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने बताया कि हर गांव ब्लॉक में मेडिकल टीम शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाएगी। पहले चरण में सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने पूरे देश में आयुष्मान भव कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और इसके तहत कई इसमें कंपोनेंट है, कई चरणों में ये कार्यक्रम बटा हुआ है और आगे चलेगा। ये 17 सितंबर से शुरू होगा, 2 अक्टूबर तक पहला चरण है इसका। इसमें लोगों के हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे, आयुष्मान कार्ड जिसको आप कहते हैं। गांव-गांव तक टीमें जाएंगी, ब्लॉक लेवल पर, जिले लेवल पर जो हॉस्पिटल्स हैं। साथ ही साथ आयुष्मान मेले का भी आयोजन किया जाएगा। कि आयुष्मान भव कार्यक्रम इसे लॉन्च किया गया है कि जहां जिन लोगों को जो वंचित हैं स्वास्थ्य सुविधाओं से, उनके घर तक जाकर के हम उनको इस बारे में बताएं कि क्या क्या स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी सरकार के द्वारा, हमारे विभाग के द्वारा दी जा रही हैं। और जहां तक इसमें आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड की जो फैसिलिटी मिलती है वो बताएं, उसके बारे में जानकारी दें कि सरकार के द्वारा 5 लाख रुपये तक का इलाज फ्री दिया जा रहा है साल भर में। उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूसीसी के बाद एक और बड़ा फैसला लिया है। जी हां, उत्तराखंड में अब सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के सभी मदरसों में अब संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी, यानी कि मदरसों में अब छात्र रामा रामो रामः पढ़ते नजर आएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मदरसों को लेकर धामी सरकार का बड़ा कदम। अब मदरसों में पढ़ाई जाएगी संस्कृत। रामः रामो रामः पढ़ेंगे मदरसे के छात्र। अब वो दिन दूर नहीं जब आपको उत्तराखंड के मदरसों में छात्र रामः रामो रामः पढ़ते नजर आएंगे। आसान भाषा में यदि आपको समझाएं तो राज्य के मदरसों में छात्रों को संस्कृत पढ़ाई जाएगी। जी हाँ, ये फैसला उत्तराखंड की धामी सरकार ने लिया है, जिसकी हर तरफ सराहना की जा रही है। दरअसल राज्य के मदरसों को मॉडर्न और अपग्रेड बनाने के लिए पहले से ही कदम उठाए जाते रहे हैं। अब इसी कड़ी में मदरसों के छात्रों को बाकी सब्जेक्ट की तरह ही संस्कृत भी पढ़ाने का फैसला लिया गया है, यानी कि राज्य के 117 मदरसों में छात्रों को संस्कृत पढ़ाई जाएगी और NCERT का सिलेबस लागू किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि मुस्लिम समाज के लोग भी मदरसों में अपग्रेड चाहते हैं, वो बदलाव से खुश हैं।
तो हमने कहा बिल्कुल अरबी भी पढ़ाएंगे और संस्कृत भी पढ़ाएंगे, और देवभूमि उत्तराखंड में नहीं पढ़ाएंगे संस्कृत तो कहाँ पढ़ाएंगे, अरब जाके पढ़ाएंगे। और हम तो ये कह रहे हैं आज दुनिया इतनी तेजी से आगे निकल रही है, हमारे बच्चे फ्रेंच सीख रहे हैं, चाइनीज सीख रहे हैं, अदर लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। और मेरे नबी ने कहा था अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ, तो चीन में जाके तो चाइनीज में सीखना पड़ेगा ना। तो अब अगर आप अपने मुल्क में रह रहे हैं, अपने कल्चर को आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो दूसरों की बात कहां से करेंगे। और हमें विश्वगुरु बनना है, तो विश्वगुरु तब बनेंगे जब मेरे बच्चे, मेरे मॉडर्न मदरसों के बच्चे भी संस्कृत सीख जाएंगे। जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि आप बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़िए, पूरी सरकार ईमानदारी के साथ आपके साथ है। और हम देवभूमि उत्तराखंड से एक नई मदरसा क्रांति, शिक्षा क्रांति शुरू हो रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। दरअसल मदरसों में संस्कृत पढ़ाने का जो फैसला उत्तराखंड की धामी सरकार ने लिया है, इसकी मांग 6 साल पहले उठाई गई थी। जानकारी के मुताबिक MWS यानी मदरसा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखकर सूबे के मदरसों में संस्कृत के सब्जेक्ट को जोड़ने की मांग की गई थी, लेकिन इसे अव्यवहारिक बताते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इनकार कर दिया था। हालांकि अब धामी सरकार ने मदरसों में संस्कृत पढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्थिति से निपटने के लिए हालात ऐसे हैं मानो डेंगू के आगे सिस्टम लाचार बन बैठा हो। अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा भले ही स्वास्थ्य विभाग कर रहा हो, लेकिन दिन पर दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डेंगू के आगे सिस्टम का सरेंडर, सबसे बड़े अस्पताल के हालात बदतर, दून अस्पताल में लाचार मरीज, बदहाल व्यवस्था से लोग आजीज। कब तक इंतजार करें? यहाँ तो मेरे को 4 घंटे हो गए। स्टाफ वाला जाता है तुरंत, अब उनका काम होता है, यहाँ हम खड़े रहते हैं बाहर। एक विंडो के चक्कर में यहाँ पे इतनी दिक्कत हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है। कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था पर इस खिड़की पे अंदर स्टाफ वाले तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो करा के ले जा रहे हैं। एक लड़की हमारे आगे भी लगी थी, वो भी अंदर से करा के लेके आई। जिनकी जान पहचान उनका काम तो हो रहा है, जिनकी ना जान पहचान उनका कोई काम नहीं, वो लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ तो मेरे को 4 घंटे हो गए। परसों की रिपोर्ट है 10:30 बजे की, अभी तक और नहीं आई। अब मैं डॉक्टर को क्या दिखाऊं? अब मुझे क्या पता है कि प्लेटें घट रही है बढ़ रही है। परसों से अभी रिपोर्ट नहीं आई है। सुना आपने, ये दर्द और पीड़ा है उन लोगों की जो दून अस्पताल पहुंच रहे हैं। डेंगू से संक्रमित मरीज उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पताल का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के हालात और स्थिति क्या है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लंबी कतारों में खड़े ये लोग ब्लड टेस्ट तक करवाने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हमने दून अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट दिखाई थी। उस वक्त दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने व्यवस्था में सुधार करने का दावा किया था, लेकिन आज 3-4 दिन बीत जाने के बावजूद भी ढाक के 3 पात है। टेस्ट के लिए सिंगल विंडो है, इसके अलावा कोई दूसरी विंडो नहीं खोली गई। यहाँ टेस्ट करवाने आए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सर काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे। अब इन्होंने यहाँ से खिड़की से खड़े होकर बोला कि 2 बजे तक रहेगा यहाँ पे, 2 बजे के बाद बंद हो जाएगा, आप दूसरी तरफ चले जाओ। और वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ ये देखो ब्लड तक मेरा से सूख जाएगा खड़े खड़े। और इमरजेंसी है, ये कोई नहीं कोई ऐसे कि भाई कुछ इमरजेंसी में खड़े हुए यहाँ पे। एक विंडो के चक्कर में यहाँ पे इतनी दिक्कत हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है। और इनका स्टाफ आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और हमारे 20 बच्चे वहाँ पे हॉस्पिटल में इसे हिला हिला के हम हिल गए। ये जम रहा हमारा बार बार, अभी ये कह रहा हमारा 2 बजे बंद हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे बताओ? अब खड़े हुए हम यहाँ पे, एक विंडो लगाने से इनके इतना वो हो रहा है, कम से कम 2-3 विंडो होनी चाहिए। हालात ऐसे हैं जैसे डेंगू के आगे सिस्टम ने घुटने टेक दिए हो, सरेंडर कर दिया हो। क्योंकि जब सबसे बड़े अस्पताल का ये हाल है तो बाकी अस्पताल का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं। नगर निगम हो या स्वास्थ्य विभाग हो, इनकी नींद भी तब टूटी जब डेंगू पूरी तरह से अपने पैर पसार चुका है। उस पर हमारा इसमें एक्चुअली जो जैसे मैंने बताया कि ओपीडी करीब 500 से 600 ओपीडी जा रही है, तो बहुत सारे मरीजों में जांच लिखी जाती है जहां पर वो एक डेंगू की जांच की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो ऐसे केस में जहां हमारे पहले 2 से 3 हज़ार टेस्ट होते थे, इन दिनों वो 7 से 8 हज़ार तक टेस्ट पहुंच जा रहे हैं। तो इसमें लाइन ना लगे, इसके लिए हम बहुत जल्दी एक जो हमारा फ्लू ओपीडी कंटेनर आप लोगों ने देखा है नीचे है, तो हम रिपोर्ट का सिस्टम उधर करने जा रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर वो बहुत जल्दी लागू हो जाएगा।
और कलेक्शन सेंटर भी किसी एक फ्लोर पर और उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक मान रहे हैं कि हर रोज 8000 के लगभग टेस्ट हो रहे हैं। बावजूद इसके टेस्ट के लिए सिर्फ सिंगल विंडो का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि जो तैयारी डेंगू से पहले की जानी चाहिए थी वो तैयारी आधी अधूरी की गई। प्रशासन की तरफ से महाअभियान शुरू किया गया, फॉगिंग शुरू की गई, लेकिन तब जब हालात बदतर हो चुके हैं अब जाकर रणनीति में बदलाव किया जा रहा है। आखिर ये रणनीति पहले क्यों नहीं बनाई गई? आखिर क्यों जिम्मेदार लोग पहले सोते रहे? हालात को देखकर तो साफ लग रहा है जैसे मानो डेंगू के आगे सिस्टम ने सरेंडर कर दिया हो। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून के कलेक्ट्रेट और रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीन दस्तावेजों में हुई हेराफेरी मामले में जांच कर रही एसआईटी अब आरोपियों की पुरानी फाइल खोलने लगी है। वहीं मुख्य आरोपी केपी सिंह अपने पुराने मामलों को लेकर भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में डीजीपी ने जांच भी बैठा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। जमीन दस्तावेजों में हेराफेरी मामला, भूमाफिया की खुलने लगी पोल, आरोपियों की खंगाली जा रही फाइल, मुख्य आरोपी केपी सिंह पर बैठाई जांच। इन दिनों देहरादून में रजिस्ट्रार ऑफिस में हुए जमीनों के दस्तावेजों के साथ हेराफेरी का मामला सुर्खियों में है। मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर एसआईटी जांच कर रही है और जांच में पूरा घपला 1000 करोड़ से अधिक का बताया जा रहा है। जांच कर रही एसआईटी ने अभी तक मामले में 2 वकीलों के साथ 10 लोगों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने पूरे मामले का सरगना केपी सिंह को भी सहारनपुर से देहरादून बी वारंट पर लेकर आई। केपी सिंह के खिलाफ बीते साल क्लेमेंटाउन थाने में 6 बीघा जमीन पर बनी करोड़ों की कोठी पर बुलडोजर चलाने का भी आरोप था, जिस मामले में 10 लोग जेल में हैं और केपी सिंह जो कि मामले में अहम कड़ी था उसको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, जिस पर अब देहरादून के बार एसोसिएशन ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। और ये कब की घटना है? अगर इस वाले क्राइम नंबर पे जो क्लेमेंटाउन थाने में दर्ज हुआ उसमें अगर पुलिस पकड़ लेती कुमारपाल को तो हो सकता है ये घटना ना घटती। क्यों पुलिस द्वारा 41 का नोटिस देकर उसे छोड़ दिया गया? क्या पुलिस द्वारा उसे को प्रलोभन दिया गया? पुलिस द्वारा इसमें कुछ पैसे लिए गए? किस बिहार पे पुलिस द्वारा 41 का नोटिस देकर छोड़ दिया गया? और जो भी अधिकारी द्वारा उसे 41 का नोटिस देकर छोड़ा गया है, मेन एक्यूज को जिसे आज पुलिस मेन एक्यूज बता रही है और जो इस वाले प्रकरण में भी मेन एक्यूज है और जिसकी संलिप्तता कुमारपाल की पहले भी पाई गई है, उसे पुलिस छोड़ रही है। तो क्यों छोड़ रही है? और केवल वकीलों को, पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, वकीलों की छवि धूमिल करने के लिए वकीलों को टारगेट किया जा रहा है कमजोर कड़ी के रूप में। अधिकारियों को बचाने के लिए वकीलों पर टारगेट किया जा रहा है। सहारनपुर के भूमाफिया केपी सिंह को एसआईटी की टीम बी वारंट पर देहरादून लेकर आई। एसआईटी ने केपी को सिद्धोवाला जेल से लेकर कोतवाली पहुंची और पूछताछ शुरू की। जानकारी के मुताबिक आरोपी केपी सिंह ने सहारनपुर से फर्जीवाड़े की शुरुआत की थी और इसके लिए उसने बेनामों में 1970 से 1990 के बीच प्रचलन में रहे स्टैम्प का इस्तेमाल किया था। ज्यादातर रजिस्ट्री 2019 से 2021 के बीच तैयार की गई। ऐसे में एसआईटी की टीम केपी से स्टैम्प के बारे में पूछताछ करेगी। देहरादून बार एसोसिएशन द्वारा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने पर अब मामले में एक बार फिर से देहरादून का कोठी प्रकरण को लेकर जांच शुरू हुई है। इस मामले में भी मुख्य आरोपी केपी सिंह ही था, जिसने रिटायर्ड आर्मी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर 6 बीघा जमीन में बनी कोठी पर बुलडोजर चलवाया था। देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि वो प्राइमा फेसाई लगता था कि बहुत गलत हुआ है। जब महिला आई जो क्लेम कर रही थी जिनकी कोठी टूटी है, तो मैंने इमीडिएट उसमें एफआईआर के ऑर्डर दिए थे, थाना अध्यक्ष के सस्पेंशन के ऑर्डर दिए थे और केस की विवेचना हेतु एसआईटी का गठन भी किया गया था, स्पेशल टीम का। अगर इस तरह का कोई लैप्स सामने आप बता रहे हैं तो सर्टेनली इसका परीक्षण कराएंगे। हम एसएसपी से दोबारा से रिपोर्ट लेते हैं कि कैसे अभियुक्त जो है वो 41A के दायरे में आया। अगर वो अरेस्ट होने वाली धाराओं के अंदर होना चाहिए था तो इसका परीक्षण में जरूर करवाऊंगा। भूमाफिया पर नकेल कसने के लिए जांच लगातार जारी है और देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में और क्या खुलासे होते हैं और किस किस के नाम सामने आते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।
देहरादून में बरसात के दौरान सड़कों में हुए गड्ढों को अब जल्द से जल्द भरने के निर्देश मेयर गामा ने कार्यदायी संस्था को दिए हैं। मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा है कि गड्ढों में पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से डेंगू मच्छर का लार्वा पनपता है। ऐसे में इन गड्ढों को अब जल्द से जल्द भरा जाएगा। शहर में जो कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं, सबको कहा गया है कि जहां आपने खुदाई कर रखी है, जहां गड्ढे हैं, उनको तत्काल भरें। डेंगू का जो लार्वा है वो गड्ढों में, साफ पानी में जो है, क्योंकि जब जहाँ गड्ढे होते हैं और पानी वहाँ जमा हो जाता है तो वहाँ जो है लार्वा अधिक पनपता है। अभी जो हमारा 3 दिन पहले जो हमारे अधिकारियों ने एक सर्वे किया है, जिसमें हमारे गोपाल बिनवाल जी गए थे, तो उन्होंने देखा है कि जहाँ जहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं वहाँ ये अधिक जो है लार्वा पनप रहा है। और दूसरी ओर रुड़की के मोहनपुरा क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने खस्ताहाल सड़क पर हुए जलभराव को लेकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए उन्होंने कई शिकायतें की, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगामी निकाय चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। पूरा है, ठीक है, और हमारी जो समस्या है वो इस पानी को लेके है, इस रोड को लेके है। इस पानी के चलते ये पानी रुका हुआ है, यहाँ पे बीमारी पैदा हो रही है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, डेंगू की बहुत ज़्यादा शिकायत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के घर में मौत मिट्टी हो या फिर खुशी का काम हो, इसी पानी में कोई निकल के जाना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमने हर तरीके से कार्रवाई करी पर कोई सुनवाई नहीं हुई किसी भी तरीके की। नगर निगम में भी 3 बार दे चुका हूँ मैं, मेरे पास स्लिप भी रखी है, और मुख्यमंत्री के यहाँ भी हमने लेटर डाले हैं कि हमारी सड़क का, इसका पानी का कोई समाधान हो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऊपर से अगर कोई ऑर्डर किसी को आ रहा है तो यहाँ पे तो पार्षद करेगा, जो भी आएगा। पार्षद साहब का कहना यही है बस कि 1 महीने में हो जाएगी। 1 महीने बाद उनसे अगर हम मिलते हैं, उसके बाद बोलते हैं यार ऊपर से कैंसिल होगी, अब दोबारा टेंडर पास कराना पड़ेगा इस सड़क। उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लिए काम कर रही एसटीएफ ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ मिलकर हरिद्वार से एक नशा तस्कर को 55 लाख रुपए की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं से पहले भी अभियुक्त पर अलग अलग थानों में एनडीपीएस के 2 मुकदमे दर्ज है। एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि गिरफ्तार नशा तस्कर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की सीमा से सटे हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों से प्रदेश में नशे की खेप लाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में ड्रग पैडलर तक पहुंचाते हैं। जो एसटीएफ की गढ़वाल टीम है, इसके द्वारा कल देर रात श्यामपुर थाना क्षेत्र हरिद्वार से एक ड्रग तस्कर को पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से 550 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 55 लाख रुपए है। और ये जो रहने वाला मूल रूप से देहरादून का है और ये बरेली से लेकर आ रहा था ड्रग्स को। इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है, 2 बार एनडीपीएस के केस में जेल भी जा चुका है। और इसमें इसके पूरी बैकवर्ड लिंकेजेस पर काम किया जा रहा है। इससे पूछताछ में कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं कि किससे लेकर आ रहा था, आगे किसको सप्लाई करता था, तो उन सभी लोगों पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज। निवेशकों को आमंत्रित करने लंदन जाएंगे सीएम धामी। 25 से 28 सितंबर तक होगा पहला रोड शो। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट के लिए हुई बैठक। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया प्रचंड बहुमत से जीतने का मत। देश भर के साथ उत्तराखंड में भी आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ। पात्र लोगों के बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। 100% लक्ष्य पूरा होने पर घोषित होंगे आयुष्मान ग्राम। और प्रदेश भर में डेंगू के सामने सिस्टम ने किया सरेंडर। सबसे बड़े 2 अस्पताल के हाल बदतर। जब बिगड़े डेंगू से हालात तब जागा प्रशासन।